मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जी.जे. शाह कक्षा 9 का गणित का प्रकरण 2 बहुपदी समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रश्नावली 2.1 जिसका प्रश्न हम देखें तो निम्न बहुपदियाँ एक चर वाली है या नहीं ये निश्चित करना है। पहली बहुपदी देखें 4x का वर्ग ऋण 3x धन 7 ये एक चर वाली बहुपदी है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे एक चर x है और उसकी घात भी पूर्णांक है। दूसरा देखें सवाल तो y का वर्ग धन वर्गमूल 2 ये एक चर वाली बहुपदी है, क्योंकि इसमें एक चर y है जिसका घातांक पूर्णांक है, इसलिए ये एक चर वाली बहुपदी है। तीसरी बहुपदी देखें 3 वर्गमूल t धन t वर्गमूल 2 ये एक चर वाली बहुपदी नहीं है, क्योंकि यहाँ चर तो एक है परंतु वर्गमूल t का अर्थ होता है t की 1/2 अर्थात घातांक जो है वो 1/2 जो अपूर्णांक होने से ये एक चर वाली बहुपदी नहीं है। y धन 2/y में हम देखें तो 2/y का अर्थ होता है 2 गुणे y की ऋण 1 घात, जो हर में है y उसकी 1 घात जब अंश में जाएगी तो ऋण हो जाने से घातांक ऋण संख्या है, अतः ये एक चर वाली नहीं है। आगे की बहुपदी देखें तो x की 10 घात धन y की 3 घात धन t की 50 घात ये भी एक चर वाली बहुपदी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ x, y और t ये 3 चर हैं। अब इसके आगे का सवाल देखें। x वर्ग के सगुणक लिखिए। कुछ बहुपदियाँ दी है। पहली बहुपदी में हम देखें x वर्ग वाला पद जिसके साथ सगुणक में कोई संख्या नहीं दिख रही है, अर्थात इसके साथ गुणा में 1 है, अतः इसका सगुणक 1 होगा। दूसरी बहुपदी देखें तो इसमें x वर्ग के साथ ऋण 1 जुड़ा हुआ है, अर्थात ऋण 1 का गुणा है, इसलिए इसका सगुणक ऋण 1 होगा। π/2 x वर्ग धन x में x वर्ग का सगुणक हम देख रहे हैं कि x वर्ग के साथ π/2 का गुणा है, इसलिए सगुणक π/2 होगा। वर्गमूल 2x ऋण 1 में x वर्ग का सगुणक 0 होगा, क्योंकि हम पूरी बहुपदी में देखें तो कहीं भी x वर्ग का पद न होने से उसका सगुणक 0 होगा। फिर अगला प्रश्न है 35 घातांक वाली द्विपदी लिखिए। तो एक ऐसा चर मान लीजिए x पसंद किया जिसका सगुणक 5 पसंद किया, तो 5x और घातांक 35 दर्शाया और एक पद हुआ और द्विपदी बनानी है, इसलिए धन 7 लिखा तो दूसरी पद 7 होगा। आगे देखें 100 घातांक वाली एक पदी बराबर 5x की 100 घात, यानी कि एक पद बना और जिसमें चर की घात 100 हुई। इसके बाद आगे देखें तो बहुपदी के घातांक बताइए। पहली बहुपदी देखें तो यहाँ पर 3 पद हैं, जिसमें सबसे बड़ी घात चर की 3 है, इसलिए घातांक 3 होगा। दूसरी बहुपदी में देखें तो घातांक 2 है और तीसरी बहुपदी में देखें तो 5t ऋण वर्गमूल 7 में घातांक 1 होगा और 3 बहुपदी में लें तो उसका घातांक 0 है। अब निम्न बहुपदी रैखिक बहुपदी है या द्विघात बहुपदी है,
या त्रिघात बहुपदी है, ये निश्चित करना है। एक्स वर्ग धन एक्स, इसके अंदर हम देखें तो चर की 2 घात है, इसलिए द्विघात बहुपदी है। एक्स ऋण एक्स की 3 घात, ये त्रिघात है क्योंकि इसमें एक्स की 3 घात बड़ी है। तीसरी बहुपदी में देखें तो y चर की 2 घात बड़ी होने से ये द्विघात बहुपदी है। 1 धन x, ये रेखिक बहुपदी है क्योंकि x की घात 1 है। 3t, ये भी रेखिक है क्योंकि चर t की घात 1 है। x वर्ग r वर्ग द्विघात बहुपदी है। 7x का घन, ये त्रिघात बहुपदी है। प्रश्नावली 2.2 समझें तो अब इस प्रश्नावली में x बराबर 0 के लिए 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 बहुपदी का मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले बहुपदी को px नाम दिया और उसमें x के स्थान पर 0 रखा, तो आप देख रहे हैं p0 बराबर 5 गुणे 0 ऋण 4 0 वर्ग है, इसलिए 0 का वर्ग धन 3। हल करेंगे तो 5 गुणे 0 यानी 0 ऋण 0 का वर्ग 0 का गुणा 4 से होगा। आगे देखें तो धन 3 0 ऋण 4 गुणे 0 यानी 0 धन 3, इस तरह इसका उत्तर आएगा 3। इसी तरह x बराबर -1 के लिए 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 बहुपदी का मूल्य ज्ञात करना है। px बराबर 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3, p-1 यानी x के स्थान पर -1 रखा। 5 गुणे ऋण 1 ऋण 4 ऋण 1 का वर्ग होगा और धन 3 होगा। हल किया, 5 और ऋण 1 का गुणा ऋण 5 आया, ऋण 4 ऋण 1 का वर्ग धन 1 आया और धन 3। ऋण 5 और ऋण 4 का जोड़ होगा ऋण 9 और धन 3 यानी ऋण 9 धन 3, जिसका जोड़ घटाव करने पर ऋण 6 उत्तर आएगा। आगे देखें px बराबर बहुपदी दी है x ऋण 1 दूसरे कोष्टक में x धन 1। इसके लिए p0 p1 तथा p2 ज्ञात करना है। p0 x के स्थान पर दोनों कोष्टक में 0 रखा तो उत्तर मिला ऋण 1 गुणे 1, जिसका उत्तर आएगा ऋण 1। फिर x के स्थान पर 1 रखा कोष्टक में तो 1 ऋण 1 और दूसरे कोष्टक में 1 धन 1। 1 ऋण 1 अर्थात 0, 1 धन 1 अर्थात 2, 0 गुणे 2 अर्थात 0। p2 x के स्थान पर दोनों कोष्टक में 2 रखा, 2 ऋण 1 बराबर 1, 2 धन 1 बराबर 3 और इस तरह 3 एकम 3 अर्थात उत्तर मिला 3। आगे देखें तो अब सवाल है px बराबर 3x का वर्ग ऋण 1 का x बराबर ऋण 1 वर्गमूल बटे वर्गमूल 3 शून्य है या नहीं। शून्य अर्थात हल, अर्थात कि बीज है या नहीं, दी गई बहुपदी का बीज है या नहीं, ये तय करना हो तो x के स्थान पर जिसे शून्य माना है उसकी कीमत रखें। तो इस तरह से 3 x के स्थान पर ऋण 1 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 1 बराबर 3 ऋण 1 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग होगा 1 बटे 3 ऋण 1 और फिर आगे हल करें तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1 ऋण
एक एक ऋण एक अर्थात शून्य आया। चूँकि जो शून्य दिया था उसका मूल्य शून्य आने पर हम कह सकते हैं कि x बराबर ऋण 1/वर्गमूल 3 बहुपदी का शून्य है। यदि यहाँ उत्तर शून्य नहीं आता तो हम लिखते कि x बराबर ऋण 1/वर्गमूल 3 बहुपदी का शून्य नहीं है। आगे देखें तो एक बहुपदी दी है px बराबर 3x वर्ग ऋण 1 का x बराबर 2/वर्गमूल 3 शून्य है या नहीं। p के साथ x के स्थान पर 2/वर्गमूल 3 रखा। 3 2/वर्गमूल 3 का वर्ग और ऋण 1। आगे हल किया तो 3 गुणे 2 का वर्ग 4 वर्गमूल 3 का वर्ग 3 3 से 3 अंश और हर में कट गया तो 4 ऋण 1 बराबर उत्तर आया 3। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर शून्य नहीं आया। जो शून्य के बराबर न होने से x बराबर 2/वर्गमूल 3 दी गई बहुपदी का शून्य नहीं है। ये उत्तर लिखेंगे। आगे के सवाल में देखें तो px बराबर 2x धन 5 का हल या बीज या शून्य ज्ञात करना है। तो जो बहुपदी दी है उसके बराबर शून्य रख देंगे और फिर समीकरण को हल करेंगे तो धन 5 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 2x बराबर ऋण 5 होगा। 2 और x का गुणा है इसलिए 2 ऋण 5 के हर में जाएगा तो x बराबर हमें ऋण 5/2 हल मिलेगा, यानी कि बीज मिलेगा, यानी कि शून्य मिलेगा। तो आप समझ गए, शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपदी px के मूल्य शून्य ले लेंगे और फिर हल करके हम x का मूल्य या हल ज्ञात करेंगे। आगे देखें px बराबर 3x है तो 3x बराबर शून्य रखा। 3 x के साथ गुणनफल में है इसलिए पक्षांतर करने पर 0/3। इस 0/3 का अर्थ होता है शून्य, इसलिए x बराबर शून्य हल प्राप्त हुआ। इसी तरह आगे देखें तो px बराबर ax दिया है जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है तो ax के बराबर शून्य रखा हल ज्ञात करने के लिए। a गुणा में है, पक्षांतर करने पर शून्य के बटे में जाएगा इसलिए x बराबर 0/a। आप जानते हैं शून्य के बटे में यानी कि शून्य के हर में कोई भी संख्या हो तो उसका मूल्य शून्य हो जाता है। आगे देखें px बराबर cx धन d, ये बहुपदी है और c बराबर नहीं है शून्य और c और d वास्तविक संख्या है। तो हल ज्ञात करने के लिए हम cx धन d के स्थान पर शून्य रखेंगे, d का पक्षांतर करेंगे शून्य के पास तो cx बराबर धन d से ऋण d हो जाएगा। c गुणे में है तो d माइनस d के हर में जाएगा तो x का उत्तर मिलेगा -d/c। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, आपने प्रश्नावली 2.2 समझी। अब आगे बढ़ें तो स्वाध्याय 2.3 जिसके अंदर बहुपदियों का भागफल और शेष ज्ञात करना सीखना है। अच्छे से हम समझेंगे। पहली बहुपदी में दी है हमें x का घन धन 3x वर्ग धन 3x धन 1 को भाग देना है x धन 1 से और भागफल और शेष ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम इस तरह एक चौकड़ी बनाने के बाद सबसे पहले हम बहुपदी में देखेंगे कि 4 पद हैं।
पहले पद का सगुणक 1 है, दूसरे बहुपद का सगुणक 3 है, तीसरे बहुपद का सगुणक 3 है और चौथे पद का सगुणक 1 है। तो सभी के सगुणक लिखने के बाद अब हम देखें कि x धन 1 से भाग देना है, तो x बराबर धन 1 के स्थान पर ऋण 1 विरोधी चिन्ह लेंगे, तो ऋण 1 यहाँ रखा। अब सबसे पहले सगुणक के नीचे 0 रखेंगे और उसका जोड़ करेंगे, 1 धन 0 तो 1 मिलेगा। अब इस 1 का गुणा ऋण 1 से करेंगे, ऋण 1 एकम 1, उसे दूसरे सगुणक के नीचे रखेंगे। अब 3 ऋण 1, इनका जोड़ घटाव करें तो उत्तर प्राप्त होगा 2। अब 2 का गुणनफल ऋण 1 से करेंगे तो उत्तर मिलेगा ऋण 2, जिसे तीसरे सगुणक के नीचे रखा। 3 ऋण 2 का जोड़ घटाव किया तो 1 मिला। इस 1 का गुणनफल ऋण 1 के साथ करेंगे, उत्तर मिलेगा ऋण 1, जिसे चौथे सगुणक के नीचे लिखा। 1 ऋण 1 का उत्तर मिलेगा 0, जो अंतिम पद मिलता है वो शेष होता है। अब भागफल कैसे ज्ञात करें, तो आप आगे देखेंगे कि 1, 2 और 1 है। यहाँ हमारी बहुपदी 3 घात से शुरू होती थी, तो भागफल में उससे 1 घात कम से शुरू होगी, अर्थात भागफल होगा 1 x की 2 घात धन 2। अब 1 घात कम हो जाएगी, 2 घात की जगह 1 घात होगी और धन 1 होगा, क्योंकि x के बाद 1 घात के बाद 1 घात कम करेंगे तो 0 घात, यानी कि 1 भी घात वाला पद नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ 1 लिखेंगे। तो भागफल आएगा x का वर्ग, क्योंकि 1 का गुणा x वर्ग से होगा तो x वर्ग मिलेगा, धन 2x धन 1। तो इस तरह आप बहुपदी का भागाकार और शेष ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखें तो एक और उदाहरण समझें। x का घन धन 3x का वर्ग धन 3x धन 1 भाग x ऋण 1/2 का भागफल और शेष ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पहले पद का सगुणक 1 है, दूसरे पद का सगुणक 3 है, तीसरे पद का सगुणक 3 है, चौथे पद का सगुणक 1 है। अब x ऋण 1/2 से भाग देना है, तो ऋण के स्थान पर विरोधी चिन्ह धन आएगा और 1/2 यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले पद के नीचे हम 0 रखेंगे और उसका जोड़ करेंगे तो 1 धन 0 यानी 1 होगा। अब 1 का गुणा 1/2 से करेंगे तो 1/2 मिलेगा। 3 के अंदर 1/2 को जोड़ेंगे तो उत्तर 7/2 आएगा। आप देख रहे हैं 3 धन 1/2, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2। अब आगे देखें तो 7/2 का गुणनफल 1/2 से प्राप्त करेंगे। 7/2 गुणे 1/2, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, तो उत्तर मिला हमें 7/4। ये 7/4 हमने तीसरे सगुणक के नीचे लिखा। अब इन दोनों का जोड़ होगा, 3 में 7/4 जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं 3 धन 7/4, 4 तिया 12, 12 में 7 जोड़ेंगे, 12 7 19 बटे में 4, यानी उत्तर लिखेंगे 19/4। अब 1 में 19/4 जोड़ेंगे तो 1 धन 19,
यहाँ पर हमने 19/4 जो प्राप्त किया जोड़, वो 19/4 का गुणा 1/2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 19/8, जिसे चौथे सगुणक के नीचे लिखा और 1 में 19/8 जोड़ा तो हमको मिलेगा 27/8, जो शेष होगी। और इसका भागफल लिखें तो यहाँ बहुपदी 3 घात से शुरू होती है, तो भागफल में 1x का वर्ग धन 7/2x धन 19/4 ये भागफल होगा। तो इस तरह हमने ये बहुपदी का x ऋण 1/2 से भाग देकर भागफल प्राप्त किया और शेष प्राप्त की। अब आगे एक और सवाल देखें, जिसके अंदर भी बहुपदी को x से भाग देना है और शेष ज्ञात करनी है तथा भागफल ज्ञात करना है। बहुपदी के सगुणक हम जानते हैं 1, 3, 3, 1। अब इसका भाग x से देना है, यानी यहाँ एक ही पद होने से हम 0 लिखेंगे। यहाँ प्रथम सगुणक के नीचे जैसे हमेशा 0 रखते हैं, दोनों का जोड़ किया 1 मिला, 0 का गुणा 1 से किया 0 मिला, 3 में 0 जोड़ा 3 मिला, 3 का गुणा 0 से किया 0 मिला, 3 में 0 जोड़ा 3 मिला, 3 का गुणा 0 से किया 0 मिला, 1 में 0 जोड़ा 1 मिला, ये 1 शेष हो गई। अब भागफल, यहाँ 3 घात से बहुपदी शुरू हो रही है, तो भागफल की बहुपदी 2 घात से शुरू होगी। 1x की 2 घात यानी x की 2 घात धन 1 घात कम करेंगे तो धन 3x और धन 3। इस तरह आप देखेंगे कि 2 घात वाला पद, 1 घात वाला पद और फिर बिना चर वाला एक पद आएगा। इस तरह ये भागफल x का वर्ग धन 3x धन 3 भागफल हुआ और 1 शेष हुई। आगे एक सवाल देखें, तो बहुपदी का x धन पाई से भागफल ज्ञात करना है और शेष ज्ञात करनी है। हम सगुणक जानते हैं 1, 3, 3 और 1 होगा। अब इसका भागफल x धन पाई से ज्ञात करना है, इसलिए पाई की विरोधी संख्या पाई ऋण पाई यहाँ लिखी। पहले सगुणक के नीचे हमेशा की तरह 0 रखा, 1 में 0 जोड़ा 1 मिला, ऋण पाई का गुणा 1 से किया तो ऋण पाई मिला, 3 के अंदर ऋण पाई जोड़ा 3 ऋण पाई मिला। अब 3 ऋण पाई का गुणा ऋण पाई से करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ऋण पाई का गुणा 3 ऋण पाई से किया, तो ऋण पाई गुणे 3 यानी ऋण 3 पाई, फिर ऋण गुणे ऋण यानी धन और पाई गुणे पाई यानी पाई की 2 घात। तो मैंने यहाँ तीसरे सगुणक के नीचे लिखा ऋण 3 पाई धन पाई का वर्ग। अब इनका जोड़ करें तो पाई वर्ग ऋण 3 पाई धन 3, जिसका गुणा ऋण पाई से करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण पाई का घन धन 3 पाई का वर्ग ऋण 3 पाई, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो जो पद बहुपदी मिलेगी वो शेष होगी। और हम इसका भागफल लिखें तो 3 घात के बाद से यहाँ भागफल की घात शुरू होगी, तो 1x का 2 घात धन 3 ऋण पाई की x और धन जो पद बचेगा वो हम अंत में लिख देंगे, जो भागफल होगा। इसके बाद आगे देखें तो सवाल है x का घन ऋण ax वर्ग धन 6x
ऋण ए को x ऋण ए से भाग देने पर शेष ज्ञात करनी है। तो शेष ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x ऋण ए जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 लिखा तो x का मूल्य a मिलेगा। अब इस बहुपदी के अंदर हम x के स्थान पर a रख देंगे और a रखने के बाद आप देख रहे हैं a घन ऋण a घन ये कट गया और 6a में से 1a घटा 5a मिला तो हमें शेष 5a मिलेगी। अब अगला प्रश्न नई तरह का है जिसे हम देखें 7 धन 3x, ये 3x की 3 घात धन 7x का अवयव या गुणनखंड है या नहीं। यदि 7 धन 3x ये अवयव होगा तो px का मूल्य 0 मिलेगा। इसलिए सबसे पहले 7 धन 3x बराबर 0, तो 3x बराबर ऋण 7, x बराबर ऋण 7 के बटे में 3 जाएगा, ऋण 7 बटे 3 लेंगे। बहुपदी के अंदर हमने x के स्थान पर ऋण 7 बटे 3 रखा और हल किया तो 49 बटे 3 मिला। अब आगे इधर हल करें तो ऋण 343 मिलेगा और फिर लसा लेने पर लसा 9 मिलेगा और हल करने पर 343 ऋण 49 गुणे 3 और फिर इस तरह हमने किया तो उत्तर अंतिम प्राप्त होता है ऋण 490 बटे 3 जो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए जो 7 धन 3x है वो इस बहुपदी का गुणनखंड नहीं है। अब आगे देखें तो यदि px बराबर 2x का घन धन x वर्ग ऋण 2x ऋण 1 तथा gx बराबर x धन 1 हो तो gx या px का अवयव है या नहीं, शेष प्रमेय से ज्ञात कीजिए या तय कीजिए। तो यहाँ रीति वही है पर पूछने का ढंग थोड़ा बदला है। gx x धन 1 है, उसके बराबर 0 लेने पर x बराबर ऋण 1 मिलेगा। अब p माइनस 1 बराबर 0 होगा तो gx px का अवयव होगा। इसलिए px में x के स्थान पर हमने ऋण 1 रखा और हल किया तो उत्तर 0 मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि px का एक अवयव gx है। इसी तरह आगे सवाल देखें तो px बराबर kx वर्ग ऋण वर्गमूल 2x धन 1 का एक अवयव x ऋण 1 है तो k ज्ञात कीजिए। अब x ऋण 1 एक अवयव है तो x ऋण 1 बराबर 0 रखा तो x बराबर 1 मिला, अर्थात p1 का मूल्य 0 होगा। तो x के स्थान पर बहुपदी में 1 रख दिया, p1 के स्थान पर 0 रखा तो k का मूल्य हमें वर्गमूल 2 ऋण 1 मिला। अब इसके आगे प्यारे विद्यार्थियों गुणनखंड की एक रीति आ रही है जिसे हम ध्यान से समझेंगे। पहला सवाल देखें, एक त्रिपदी दी है 12x का वर्ग ऋण 7x धन 1। आप देखेंगे यहाँ प्रथम पद में सगुणक 12 है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग बहुपदी नहीं है। तो ऐसे में प्रथम पद का सगुणक 12, अंतिम पद का सगुणक 1, दोनों का गुणा किया, उत्तर 12 मिला। अब 12 के ऐसे दो भाग करेंगे कि जिससे मध्यम पद का सहगुणक प्राप्त हो जोड़ने घटाने पर।
तो 12 के दो पद ज्ञात किए, ऋण 4 और ऋण 3। आप देखेंगे ऋण 4 और ऋण 3 से उत्तर ऋण 7 मिलेगा, और इन दोनों का गुणा करें तो ऋण ऋण का गुणा धन 4×3=12 मिलेगा। इस तरह ऋण 7x के 2 भाग किए, ऋण 4x और ऋण 3x, तो त्रिपदी से चतुर्पदी बनी 12x का वर्ग। अब ऋण 7x के स्थान पर ऋण 4x ऋण 3x लिखा, धन 1। अब दो पद के 2 ग्रुप बनाए। पहले पद और दूसरे पद में हम देखें तो दोनों में 12 और 4 में 4 का भाग जा रहा है। यहाँ x वर्ग है और यहाँ x है, तो दोनों में से x सामान्य निकलता है, यानी कि कॉमन निकलता है। तो 4x को कॉमन लेने पर 12x वर्ग में से 3x बचेगा, ऋण 4x कॉमन में गया तो 1 बचा, फिर ऋण। अब इन दोनों में देखें तो कॉमन 1 निकलता है, 3x। अब ऋण होने से अंदर आने वाला चिन्ह बदल जाएगा, धन के स्थान पर ऋण होगा और 1। अब आप देखेंगे यहाँ 2 पद बन गए। दोनों पद में एक पद सामान्य है, 3x ऋण 1, 3x ऋण 1, और दूसरा है 4x ऋण 1। तो इस तरह 12x वर्ग ऋण 7x धन 1 के 2 गुणनखंड हुए, 3x ऋण 1 और 4x ऋण 1। अब आगे देखें, दूसरी एक रीति है जिसके अंतर्गत px बराबर x का घन धन 13x का वर्ग धन 32x धन 20। फिर से एक बार, px बराबर x का घन धन 13x वर्ग धन 32x धन 20 है। अब इसके गुणनखंड करने हैं तो x बराबर -1 रखने पर 0 मिल रहा है, इसलिए -1 का विरोधी x के साथ जोड़ें तो x धन 1 px का एक अवयव कहलाएगा। अब यहाँ पर बहुपदी लिखी और उसके बाद बराबर के 2 चिन्ह लगाए। यहाँ हम 2 पद एक साथ करेंगे। सबसे पहले x धन 1 एक अवयव है, इसलिए x धन 1 को हमने 3 बार लिखा। अब x घन को पहले उतारा यहाँ। अब x घन की 1 घात कम की तो x वर्ग गुणे x घन हुआ। x वर्ग का गुणा 1 से किया, x वर्ग मिला, परंतु ऊपर 13x का वर्ग है, इसलिए x वर्ग के साथ 12x वर्ग को और मिलाया। अब धन, तो यहाँ धन 12, तो 12 1 घात कम की तो और उसका गुणा 12x का गुणा x से किया तो 12x वर्ग मिल रहा है, और 12x का गुणा धन 1 से करेंगे तो धन 12x लिखा। अब हम ऊपर नज़र करें तो 32x हमें दिया हुआ है, हमारे पास गुणा में 12x आया तो 20x और जोड़ेंगे और आगे का पद धन 20 उतारेंगे। अंतिम 2 पद में आप देखेंगे तो 20 सामान्य निकल रहा है, इसलिए x धन 1 कॉमन निकलने के बाद बचेगा। अब यहाँ देखें तो तीनों पदों में x धन 1 कॉमन लिया, बचा x का वर्ग धन 12x धन 20। जैसे कि अब इस सवाल में एक सवाल और बन गया, तो 1 इसका सहगुणक है, इसका सहगुणक 20 है, 20 के 2 भाग किए 10x और 2x, तो 3 पद के 4 पद होंगे। ये पद ऐसे ही उतारेंगे, x का वर्ग धन 10x धन 2x धन 20, और फिर आगे हल किया। यहाँ से x कॉमन लिया तो कोष्टक में x धन 10 बचा, धन 2 कॉमन लिया, x धन 10 बचा। x धन 10 कॉमन निकला
तो दूसरे कोष्टक में x धन 2 बचा। इस तरह इस बहुपदी के 3 गुणनखंड x धन 1, x धन 10 तथा x धन 2 मिला। अब आगे देखें तो यहाँ गुणनखंड की एक और रीति आ रही है, जिसके अंदर आप देखेंगे 2 कोष्टक हैं, दोनों कोष्टक में पहला पद समान है जबकि दूसरा पद भिन्न भिन्न है। तो ऐसे सवाल के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यहाँ गुणनफल ज्ञात करने की रीति सीख रहे हैं। तो पहले दोनों कोष्टक में पहला पद समान है, दूसरा पद अलग अलग है, तो इसका सूत्र पहले पद का वर्ग करेंगे, धन जो भिन्न पद हैं उन्हें कोष्टक में लिखेंगे और उनका गुणनफल पहले पद से करेंगे, फिर धन का चिन्ह आएगा और जो 2 पद अलग अलग हैं उन दोनों का गुणनफल होगा। x का वर्ग 8 ऋण 10 का उत्तर ऋण 2 आएगा, उसका गुणा x से होगा। 8 और ऋण 10 का गुणा ऋण 80 आएगा। तो इस तरह ये गुणनफल हमें मिलेगा x का वर्ग धन और ऋण ऋण 2x धन और ऋण ऋण 80। अब दूसरा देखें तो इसका भी गुणनफल ज्ञात करना है। इसके गुणनफल में दूसरी रीति लगेगी। आप यहाँ देख रहे हैं 2 कोष्टक हैं, दोनों कोष्टक में पहला पद भी समान है और दूसरा पद भी समान है, परंतु दूसरे पद के मात्र चिन्ह अलग हैं। तो यहाँ पर एक विधि है जिसका सूत्र पहले पद का वर्ग करेंगे, बीच में हमेशा ऋण रखेंगे और दूसरे पद का भी वर्ग करेंगे। याद रहे, जब दोनों कोष्टक में पद समान हो, चिन्ह अलग हो, तब ये रीति लगाएंगे। y के वर्ग का वर्ग यानी y की 4 घात ऋण 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। अब इस तरह ये गुणनफल की 2 विधियाँ हमने सीखी। इसके आगे नित्य सम के सूत्र से कीमत ज्ञात कीजिए। जैसे पहले सवाल में हमें 103 गुणे 107, ऊपर जो हमने नित्य सम के सूत्र देखे उस पर से 103 के 2 भाग किए 100 धन 3 और 107 के 2 भाग किए 100 धन 7। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा दोनों कोष्टक में पहला पद समान है जबकि दूसरा पद भिन्न है। तो ऐसे सवाल में हमें सूत्र से कीमत ज्ञात करने के लिए पहले पद का वर्ग धन जो भिन्न पद हैं उनका कोष्टक में जोड़ घटाव, उसका गुणा पहले पद से, धन भिन्न पदों का गुणनफल। 100 का वर्ग 10,000 होगा, 3 धन 7 10 गुणे 100 1000 होगा और 3 सत्ते 21 और उन सब को जोड़ेंगे तो 11,021 उत्तर आएगा। इसी तरह दूसरा सवाल देखें तो 104 गुणे 96, 104 के 2 भाग किए 100 धन 4, 96 के 2 भाग किए तो 100 ऋण 4। आप देख रहे हैं दोनों कोष्टक में पद समान है, चिन्ह भिन्न है, तो पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग करेंगे। 100 का वर्ग 10,000 ऋण 4 का वर्ग 16, 10,000 में से 16 घटाएंगे तो 9,984 उत्तर आएगा। अब इसके आगे गुणनखंड की रीति आ रही है 9x का वर्ग धन 6xy धन y वर्ग। अब पहले भी हमने 3 पद के गुणनखंड देखे पर वहाँ पर प्रथम पद पूर्ण वर्ग नहीं था। यहाँ हम देखें तो प्रथम पद 3x का वर्ग है, अंतिम पद y का वर्ग है और मध्यम पद में दोनों पद का 2 से गुणा है, 2 तिया 6 xy। तो इस तरह जमाने के बाद
प्रथम पद और अंतिम पद को लिखने के बाद पूरे कोष्टक का वर्ग करेंगे तो ये गुणनखंड जो है ये पूर्ण घात त्रिपदी पर से हमने प्राप्त किया। 4y वर्ग ऋण 4y धन 1 को इसी तरह हल किया तो हमें 2y ऋण 1 का वर्ग मिला। इसी तरह x का वर्ग ऋण y वर्ग बटे 100, तो ये x का वर्ग है, ये y बटे 10 का वर्ग है, बीच में ऋण, तो इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दोनों पद को एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे तो हमें गुणनखंड मिलेंगे। अब नित्य सम पर से विस्तार करना है। आप देखेंगे पहले सवाल के अंदर 3 पद हैं, तीनों पदों का पूर्ण वर्ग है, तो इसका सूत्र याद रखें। पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन तीसरे पद का वर्ग धन 2 से पहले और दूसरे पद का गुणा, फिर धन 2 से दूसरे और तीसरे पद का गुणा, धन 2 से तीसरे और पहले पद का गुणा। अब हल करें तो ऋण 2x का वर्ग यानी मिलेगा 4x वर्ग, 3y का वर्ग यानी 9y वर्ग, 2z का वर्ग यानी 4z का वर्ग। यहाँ धन और ऋण का गुणा, ऋण आएगा 2 दूनी 4 तिया 12xy, यहाँ 2 तिया 6 दूनी 12yz, और यहाँ धन और ऋण का गुणा, ऋण 2 दूनी 4 दूनी 8xz। अब आगे देखें तो 1/4a ऋण 1/2b धन 1 का पूर्ण वर्ग, यहाँ भी 3 पद हैं, तीनों का पूर्ण वर्ग है। इसी तरह से जैसे ऊपर का सवाल हल किया हम हल करेंगे तो उत्तर मिलेगा 1/16a वर्ग धन 1/4b वर्ग धन 1 ऋण ab/4 ऋण b धन a/2। प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे का जो प्रकरण बाकी रह गया है वो अगले वीडियो में हम समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।